चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को सीखेंगे। सामने आपके दिख रहा होगा कि आप लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना सीखेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कितने चैप्टर में कॉमन रहेगा, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये चेंज इन पीएसआर चैप्टर में पढ़ने के साथ साथ आगे आपको एडमिशन में भी मिलेगा, रिटायरमेंट में भी मिलेगा और डेथ में भी यही कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो आप इसको कंसंट्रेट होकर समझिए ताकि आगे के चैप्टर में दोबारा फिर से पढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े और आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम दोबारा ना होने पाए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का ट्रीटमेंट करते कैसे हैं। तो अकाउंटिंग जब भी आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व का करेंगे तो ये दो तरीके से किया जाता है। कितने तरीके से करेंगे? दो तरीके से। तो वो दो तरीके कौन कौन से हैं, अब उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है? बाय क्लोजिंग। मतलब आपके क्वेश्चन में अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का करने के लिए बोल रहा है तो वहाँ मेंशन जरूर करेगा कि कैसे करना है। अगर क्लोज करके करने के लिए बोल रहा है तो उसकी एंट्री अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे पास किया जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? बाय एडजस्टमेंट। तो इन्हीं दो तरीकों से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए बोलेगा। मतलब आपके क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन रहेगा कि आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व का ट्रीटमेंट क्लोज करके करेंगे या एडजस्टमेंट करके करेंगे। अगर क्लोज करके करने के लिए बोल रहा है तो कैसे किया जाएगा, और एडजस्टमेंट करके करने की बात कर रहा हो तो कैसे किया जाएगा, आगे देखेंगे। जब आपको क्लोज करके करने के लिए बात कर रहा हो तो कैसे करेंगे। अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दोनों का क्लोज करके करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो बोला इन सच केस द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ध्यान रखना है आपको, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्लोज करने के केस में जब भी क्लोज करने की बात होगी तो इसका मतलब क्वेश्चन में जो भी रिजर्व का अमाउंट या जो भी प्रॉफिट का अमाउंट दिख रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। क्वेश्चन बनता है किसके बीच में करेंगे और किस रेशियो में करेंगे, तो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वो यही होगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को ये याद रहता है कि हमें क्लोजिंग करके अगर ट्रीटमेंट करने की बात करने के लिए बोल रखा है तो डिस्ट्रीब्यूट तो होगा, लेकिन कौन से रेशियो में होगा यहाँ कन्फ्यूजन बन जाता है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी दिया रहेगा, ओल्ड रेशियो भी दिया रहेगा, तो कन्फ्यूजन ये होता है कि ओल्ड में करें कि न्यू में करें। तो आप अंडरलाइन करके रखेंगे ओल्ड पीएसआर में करेंगे। तो जब भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की बात करेगा क्लोजिंग करके तो इसी तरीके से करेंगे। एंट्री क्या पास करेंगे उसको देखते हैं। तो जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाएगा वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जर्नल एंट्री को करने से पहले सबसे पहले आप ये समझें कि ये जो आपका प्रॉफिट है एक्यूमुलेटेड, अभी भूल जाइए, सिर्फ प्रॉफिट और रिजर्व की बात करें। प्रॉफिट का बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? अगर इसका आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट क्लास 11th में आप सभी लोगों ने नॉमिनल अकाउंट को पढ़ा होगा, जिसका रूल था कि जितने भी इनकम और प्रॉफिट होते हैं उनको क्रेडिट किया जाता है। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो क्या किया जाता है? क्रेडिट। तो ये हमारा प्रॉफिट ही है, इसलिए इसका बैलेंस क्या होगा? तो आंसर होगा क्रेडिट बैलेंस होगा। ये हमारा क्रेडिट हो गया, प्रॉफिट का बैलेंस। अब रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट है कि डेबिट है, तो वो डिसाइड करने से पहले आप ये जानें कि रिजर्व एक्चुअल में होता क्या चीज़ है। तो जब कभी भी बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो उसी प्रॉफिट में से कुछ स्पेसिफिक पर्पस या कुछ जर्नल पर्पस के लिए जो पैसा रख दिया जाता है उसे हम लोग
रिजर्व के नाम से बोलते हैं। यहाँ पे रिजर्व का मोड नहीं मेंशन किया है कि स्पेसिफिक है कि जर्नल है। जब कुछ नहीं बोलेगा तो आप हमेशा जर्नल ही कंसीडर करेंगे। तो इसी प्रॉफिट में से निकाल के कुछ पैसा कहाँ रख दिया गया है, जर्नल में, तो वो हमारा जर्नल रिजर्व है। तो अगर हम कहें कि ये जर्नल रिजर्व में जो भी अमाउंट दिख रहा है वो अमाउंट आया कहाँ से, तो आंसर होगा जनरल रिजर्व में दिखने वाला अमाउंट प्रॉफिट से ही निकाल के लाया गया है। तो फिर जो बैलेंस प्रॉफिट का है वही बैलेंस रिजर्व का भी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट और रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है। इन दोनों का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। और इसी का ट्रीटमेंट आप सीख रहे हैं, वो भी क्या करके, क्लोज करके। क्लोज करने का मतलब ही होता है बंद कर देना। अगर इनका बैलेंस क्रेडिट होता है तो ये जब बंद होंगे तो किस साइड से होंगे, तो आंसर होगा इनको बंद करते समय डेबिट किया जाएगा। इसका मतलब आप जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो जर्नल एंट्री के टाइम रिजर्व और प्रॉफिट को डेबिट करें या क्रेडिट करें, तो आंसर होगा डेबिट करेंगे, क्योंकि इसे क्लोज करना है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि ये डेबिट होगा तो क्रेडिट कौन होगा। तो 11th में आप लोगों ने सीखा होगा और पार्टनरशिप के फंडामेंटल वाले भी चैप्टर में आपने देखा होगा कि जब फर्म को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाता है, और लॉस होने के केस में पार्टनर्स की कैपिटल को कम करता है। यहाँ पे हम बात करें प्रॉफिट है कि लॉस है, तो आंसर है प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कैपिटल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कैपिटल किस साइड से इंक्रीज होता है, तो उसके लिए अगर मालूम है तो ठीक है, और नहीं मालूम है तो ये पॉइंट आप लिख के रखिएगा। क्रेडिट साइड से कैपिटल हमेशा इंक्रीज होगा और डेबिट साइड से कैपिटल हमेशा डिक्रीज होगा। ये कॉन्सेप्ट आप अपने कॉपी में नोट करके रखेंगे। कैपिटल डेबिट से डिक्रीज होता है और क्रेडिट से इंक्रीज होता है। अभी अभी आपको बताया गया कि ये प्रॉफिट या रिजर्व अगर बांट के ख़त्म किया जाएगा तो ये पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएगा, और कैपिटल किधर से बढ़ेगा, तो आंसर होगा क्रेडिट से बढ़ेगा। इसका मतलब जर्नल एंट्री में क्रेडिट किसको किया जाएगा, तो आंसर आएगा पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो फाइनल एंट्री क्या पास करेंगे, अब उसको देखते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं एंट्री क्या पास करेंगे। तो अभी आपने सीखा कि एंट्री पास करते समय क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट दिख रहा है उसको डेबिट कर देंगे, जो भी रिजर्व का अमाउंट दिख रहा है उसको डेबिट कर देंगे। डेबिट क्यों कर देंगे उसका रीजन जस्ट अभी आपको बताया गया, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस होता है और इसको क्लोज किया जा रहा है, मतलब ख़त्म किया जा रहा है। तो ख़त्म हमेशा अपोजिट साइड से होता है, तो वो क्रेडिट से अगर बनता है तो ख़त्म किधर से होगा, डेबिट से। इसलिए जर्नल एंट्री में इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। और प्रॉफिट हो चाहे रिजर्व हो, ये पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाता है। और अभी अभी आपको बताया गया कि पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट साइड से बढ़ता है, तो हम लोग क्रेडिट किसको कर देंगे, तो क्रेडिट आपका हो जाएगा उन पार्टनरों का नाम जो पार्टनर्स हैं फर्म में। तो टू नेम ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, ये दो अकाउंट्स के नाम क्यों लिखे गए तो उसका रीजन भी जान लीजिएगा। कैपिटल अकाउंट तब लिखिएगा जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से बोला हो लगाने के लिए। अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड से बनाने के लिए बोला है, तब पार्टनर्स के नाम के आगे कैपिटल अकाउंट न लिख करके करेंट अकाउंट लिखा जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग फंडामेंटल चैप्टर में देखे थे कि पार्टनर्स का कैपिटल दो मेथड से बनता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स मेथड। फ्लक्चुएटिंग से होता है तो पार्टनर्स के नाम के आगे करेंट अकाउंट लगाते हैं, फिक्स से होता है तो पार्टनर्स के नाम के आगे करेंट लगाते हैं, और फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो पार्टनर के नाम के आगे कैपिटल लगाते हैं। तो कह सकते हैं कैपिटल तभी लिखा जाएगा जब फ्लक्चुएटिंग से बन रहा होगा, और करेंट तब लगाएंगे जब कैपिटल अकाउंट फिक्स से बनाने के लिए बोला होगा। तो ये आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से बनाने के लिए बोल रहा है। और क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला है
कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से बनाना है, तो फिर हमेशा अंडरस्टूड करके चलिएगा कि फ्लक्चुएटिंग से बनेगा। और फ्लक्चुएटिंग से बनेगा तो इसका मतलब पार्टनर्स के नाम के आगे क्या यूज होगा, तो आंसर होगा कैपिटल। तो हमेशा आप कैपिटल यूज करिएगा। अगर क्वेश्चन में साफ साफ बता दिया कि पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स मेथड से बनेगा, तब आप नाम के आगे करंट यूज करिएगा। तो मोस्टली कह सकते हैं कि क्वेश्चन किससे बनेगा, तो क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग से ही बनेगा। तो इतना आप याद करके रखिएगा, टू नेम ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके क्वेश्चन में रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का अमाउंट दिया है तो उसकी एंट्री क्लोज करके करने के लिए बोला हो कि पास करिए, तो इस तरीके से आप एंट्री पास कर दीजिएगा, तो आपका जनरल एंट्री पास हो जाएगा रिजर्व और प्रॉफिट से रिलेटेड। अब ये जो कॉन्सेप्ट आपने देखा वो प्रॉफिट और रिजर्व सा था। कौन कौन से चैप्टर में कॉमन होगा शुरुआत में बताया गया, और साथ ही साथ देखेंगे तो ये नोट के रूप में भी लिखा गया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व इज कॉमन इन नेक्स्ट 3 चैप्टर, दैट इज एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। आगे के 3 चैप्टर के लिए ये कॉमन टॉपिक आपका है, इसलिए अच्छे से इसे नोट करके रखिएगा ताकि आगे फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा वो क्लोजिंग का सीखा। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, एडजस्टमेंट से। यही रिजर्व, यही प्रॉफिट को क्लोज करने की बात न किया हो बल्कि एडजस्ट करने की बात कर रहा हो, तो फिर एंट्री कैसे पास किया जाएगा उसको देखते हैं। एडजस्टमेंट की बात जब भी करेगा, एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि उस अमाउंट को ख़त्म नहीं करना है बल्कि एडजस्ट कर देना है। तो एडजस्ट हमेशा सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो में किया जाएगा। जब भी कभी भी आपसे एडजस्टमेंट करने की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में ही एडजस्टमेंट किया जाएगा। देखिए, इन सच केस द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व एडजस्टेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो आपके क्वेश्चन में अगर रिजर्व का अमाउंट है या प्रॉफिट का अमाउंट है और उसे एडजस्ट करने की बात कर रहा हो, तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो निकाल के चेक करिए कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। जब आप गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे तब उसके बाद आपकी बारी आएगी जनरल एंट्री पास करने की। तो जनरल एंट्री पास करते समय किसे डेबिट करेंगे और किसे क्रेडिट करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी पार्टनर गेन करेगा उस पार्टनर को जनरल एंट्री पास करते समय डेबिट कर दीजिए, और जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उस पार्टनर्स को क्रेडिट कर दीजिए। तो आप गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद जनरल एंट्री पास करिएगा, और जनरल एंट्री में गेनिंग पार्टनर का नाम लिखिएगा, नेम ऑफ गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट, और क्रेडिट कर दीजिएगा जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया उसका नाम, तो 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन को विशेष ध्यान दीजिएगा। नरेशन बनाने में अगर दिक्कत हो रहा है तो नरेशन कैसे बनाएंगे वो समझेंगे। नरेशन कभी भी बनाना हो तो एंट्री जो आपने पास किया है वो एंट्री किस बात का पास किया है, यही आप अपने माइंड में ओपन करिए, नरेशन आपका कंप्लीट होगा। नरेशन आपने एडजस्टमेंट का एंट्री आपने एडजस्टमेंट की पास किया है, तो नरेशन भी एडजस्टमेंट से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो एडजस्टमेंट देखिए लिखा बीइंग एडजस्टमेंट मेड, किसके किसके बीच हुआ एडजस्टमेंट आगे आपको बताना है। तो एडजस्टमेंट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में हुआ, तो बीइंग एडजस्टमेंट मेड बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब आगे आपको बताना कि किस रेशियो में हुआ, तो इन देयर गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हुआ। तो जब कभी भी एडजस्टमेंट की बात करेगा तो ये दिमाग पे रखिएगा कि सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद गेन करने वाले को डेबिट कर दीजिए, सेक्रीफाइस करने वाले को क्रेडिट कर दीजिए, और नरेशन में वही बताइए जो आपने लिखा होगा। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट की एंट्री आपकी
पास हो गई। इसके लिए भी देखिए सेम वही नोट है आपका कि एडजस्टमेंट की भी बात अगर आपसे कर रहा है तो एडजस्टमेंट भी आपका एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों ही चैप्टर में कॉमन टॉपिक रहेगा। तो इस तरीके से हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का एडजस्टमेंट अगर करने की बात करेगा तो कर लेंगे। चैप्टर चाहे जो हो, मतलब चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो और चाहे डेथ हो, तो कुल मिला कह सकते हैं कि फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन होने पर हम इसका ट्रीटमेंट इसी तरीके से करेंगे, या तो एडजस्ट करके या तो क्लोज करके। तो इसके साथ ही ये कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म हुआ, इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लॉस का या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कैसे होगा। लॉस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट जानने से पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए और फिर इसी का उल्टा कर दीजिए तो वो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जैसे चलिए बात करते हैं हम लोग कि आपके क्वेश्चन में अगर लॉस दे रखा हुआ है या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे सीखेंगे या कैसे करेंगे। अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने प्रॉफिट और रिजर्व का ट्रीटमेंट करना सीखा। प्रॉफिट और रिजर्व में आपने देखा कि इनका बैलेंस क्रेडिट होता है और इसका जब हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, एक क्लोज करके और दूसरा एडजस्ट करके। अभी हम बात करते हैं क्लोज करने वाले का। अगर इसका ट्रीटमेंट क्लोज करके किया जा रहा है तो क्लोज के टाइम इन दोनों को करना पड़ेगा बंद। तो अगर इनका बैलेंस क्रेडिट होता है तो इसका मतलब ये क्लोज किधर से होंगे, डेबिट से। तो इनको आप डेबिट से क्लोज करते हैं, तो जो भी आइटम है उस आइटम को आप डेबिट कर देते हैं। और ये प्रॉफिट है और रिजर्व है, इसलिए ये पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, तो क्रेडिट किया गया था। तो जो ये ट्रीटमेंट था इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए तो आपका लॉस वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। अगर प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है तो लॉस का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। क्लोज करने पे प्रॉफिट क्रेडिट डेबिट होकर के क्लोज हुआ था तो ये क्रेडिट होकर के क्लोज होगा। प्रॉफिट ने कैपिटल को बढ़ाया था तो ये कैपिटल को कम करेगा, तो कैपिटल डेबिट से कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट आपने प्रॉफिट के केस में सीखा है उसी कॉन्सेप्ट का जस्ट उल्टा कर दीजिए तो आपका एक्यूमुलेटेड लॉस एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। लॉस क्या होता है ये सभी लोगों को पता है, लेकिन अगर हम बात करें कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है तो ये आपको मालूम होगा तभी अगर आप 11 में सही से पढ़ के आए होंगे तो, है ना। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है इसकी बात करते हैं। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिससे बेनिफिट मोर देन 1 ईयर हो उस एक्सपेंस को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट किया और उस एडवर्टीजमेंट से बेनिफिट 5 ईयर तक होगा बिजनेस को, तो वो एक्सपेंस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अगर एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही किसी एक्सपेंस से आपको बेनिफिट मिलने वाला है तो वो एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। बट आपको बेनिफिट मोर देन 12 मंथ है तो फिर वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो उस केस में उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। अगर आपने एडवर्टीजमेंट के रूप में 50 लाख रुपीस पे किया है और आपको उस एक्सपेंस की वजह से बेनिफिट 5 ईयर तक मिलेगा तो इसको अकाउंट बनाते समय
फर्स्ट ईयर में 10 लाख रुपीज एज एक्सपेंस के रूप में शो करेंगे, फिर दूसरे साल में भी 10 लाख रुपीज एक्सपेंस के रूप में, थर्ड ईयर में भी 10 लाख, फोर्थ ईयर में भी 10 लाख, फिफ्थ ईयर में भी 10 लाख। तो हम कह सकते हैं कि जितने रुपए का एक्सपेंस आपने टोटल किया है उस अमाउंट को जितने ईयर तक बेनिफिट होने वाला है उतने ईयर से डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 50 लाख को 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो जो अमाउंट फाइंड होगा वो 1 ईयर का एक्सपेंस माना जाएगा। तो आप हर साल 10 लाख रुपीज एज एक्सपेंस के रूप में शो करते जाएंगे। क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट ईयर में अगर 50 लाख में से 10 लाख रुपीज एज एक्सपेंस के रूप में शो करेंगे तो रिमेनिंग 40 लाख रुपीज का क्या करेंगे। तो इस 40 लाख रुपीज को ही बैलेंस शीट बनाते समय असेट साइड में एडवर्टीजमेंट के नाम से 40 लाख रुपीज शो कर दिया जाएगा फर्स्ट ईयर का अकाउंट मेंटेन करते समय। जब सेकेंड ईयर में आएंगे तो सेकेंड ईयर में एक्सपेंस के रूप में 10 लाख दिखेगा पीएल अकाउंट में, और आपके बैलेंस शीट में अब ये 30 लाख ही शो होगा, क्योंकि 50 लाख में से फर्स्ट ईयर में 10 लाख शो हो चुका है, सेकेंड ईयर में 10 लाख हो चुका है, मीन्स 20 लाख एज एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो रिमेनिंग 30 लाख आपका बैलेंस शीट के असेट में सेकेंड ईयर वाले में शो होगा। थर्ड ईयर में ये 20 लाख दिखेगा, फोर्थ ईयर में 10 लाख दिखेगा, एंड लास्ट ईयर में 0 हो जाएगा। अब अगर आपके फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड ईयर में हो रहा है तो सेकेंड ईयर की बैलेंस शीट में 30 लाख रुपीज से यह डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाई देगा। तो कुल मिला के डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके हमेशा बैलेंस शीट के असेट साइड में शो होगा। और आप सोचिए कि ये एक ऐसी असेट है जिसको सेल करके एक भी रुपया आप पा नहीं सकते, जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि असेट को सेल करके हम पैसा पाते हैं, बट ये असेट सेल करके पैसा नहीं पाएंगे क्योंकि ये एक्चुअल में असेट है ही नहीं। ये एक्सपेंस था बट इसको हम असेट के रूप में रिगार्ड किए हैं, तो ये हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा बैलेंस शीट के असेट में दिखेगा, ये जानते रहेंगे। इसके साथ ही साथ अब बात करते हैं लॉस की। तो आपके क्वेश्चन में लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखेगा। अगर ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो हो रहा है तो इसका मतलब है ये प्रॉफिट है। लायबिलिटी में शो कर रहा है तो मतलब प्रॉफिट है, और यही अगर आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में शो हो रहा है तो मतलब ये लॉस है। तो आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख करके अमाउंट लिखा है तो समझ जाइए वो क्या है, लॉस है। दूसरे तरीके से डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसको लिखता है। तो चाहे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखे, चाहे बैलेंस शीट के असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखे, उसका मतलब ही होता है लॉस। और चाहे लॉस की बात करें चाहे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, इन दोनों का बैलेंस अगर आप देखें तो डेबिट ही होता है। बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखने वाले जितने भी आइटम होते हैं सबका बैलेंस डेबिट होता है ना। तो बैलेंस शीट के असेट में डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाई देता है, बैलेंस शीट के असेट में ही आपको बताया गया कि ये भी इस नाम से शो होता है, तो इसका मतलब लॉस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट के असेट में दिखते हैं तो मीन्स इनका बैलेंस डेबिट होता है। अब इन्हें क्लोज करना है, इन्हें क्लोज करना है तो क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब बैलेंस शीट के असेट साइड का कोई भी आइटम अगर आप क्लोज करते हैं तो वो हमेशा कैपिटल को कम करता है, तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी किस साइड से, डेबिट साइड से। तो इस तरीके से आप ट्रीटमेंट अपना लॉस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में कर लेंगे। तो इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं कि कैसे आप सॉल्व करेंगे।
तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस एंड अनरिटन ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर डन इन टू वेज। दो तरीके से आप इनका ट्रीटमेंट करते हैं, एक करेंगे क्लोज करके और दूसरा करेंगे एडजस्ट करके। अभी प्रॉफिट के केस में आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट सिखाया गया। जब भी क्लोज करने की बात करेगा तो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करिएगा, ये याद करके रखिएगा। क्लोजिंग हमेशा ओल्ड पीएसआर में किया जाएगा। और एडजस्ट करने की बात करेगा तो ये गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो में किया जाएगा। तो एंट्री क्या पास करेंगे उसको देख लेते हैं। तो क्लोजिंग के टाइम पे एंट्री आप पास करेंगे, तो एंट्री पास करते समय अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों को जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उन्हीं के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री पास करते समय किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, वो पूरा कॉन्सेप्ट में आपको समझाया गया। तो जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे उनको डेबिट कर देंगे और जो प्रॉफिट या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अमाउंट है उसको क्रेडिट कर देंगे। क्वेश्चन बनता है नरेशन क्या लिखेंगे, क्योंकि नरेशन में ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो नरेशन जब भी लिखना हो तो जो एंट्री आपका कह रहा हो वही नरेशन बनाइए। जैसे बीइंग लगा के जिस आइटम को आप ट्रांसफर कर रहे हो उस आइटम का यहाँ नाम लिख दीजिए। जैसे आप प्रॉफिट को ट्रांसफर कर, प्रॉफिट एंड लॉस एंड दोनों को कर रहे हो, तो यहाँ बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रांसफर, कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। किस रेशियो में ट्रांसफर किए हैं? तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किए हैं, जो यहाँ आपको बताया भी गया था। तो इस तरीके से आपका नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला आपका है कि अगर इसे एडजस्टमेंट करने की बात कर रहा तो कैसे करेंगे। तो एडजस्टमेंट ध्यान रखिएगा हमेशा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में करना रहेगा। तो पार्टनर का जो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो है उसी में किया जाएगा, और ये भी हमेशा एग्जिस्टिंग पार्टनरों के ही बीच में किया जाएगा। तो किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे वो कॉन्सेप्ट में आपको बताया जा चुका है। तो आप गेनिंग पार्टनर्स को यहां पे पिछले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गेनिंग पार्टनर डेबिट हुआ था, बट यहां देखिए डेबिट नहीं है, जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया कि ये प्रॉफिट और रिजर्व का उल्टा चलता है। प्रॉफिट के केस में गेन करने वाला पार्टनर डेबिट होता है, तो इसके केस में गेन करने वाला पार्टनर क्रेडिट होगा। वहां सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर आपका क्रेडिट हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। नरेशन लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा लॉस या किसी भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। नीचे नोट के रूप में जो इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है वो ये है कि आगे के 3 चैप्टर में ये कॉमन टॉपिक होगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों ही चैप्टर में सेम इसी तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी लॉस या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाई देता है तो इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट प्रॉफिट हो चाहे रिजर्व हो चाहे लॉस हो या चाहे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, उसे कैसे किया जाएगा जनरल एंट्री पास करते समय। क्लोज करके बोलेगा तो क्लोज वाला कॉन्सेप्ट है, ओल्ड पीएसआर में कैसे होगा, एडजस्टमेंट होगा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में कैसे होगा, तो आपको बता दिया गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्लास में कि उसे कैसे ट्रीट करेंगे।